क्लास 10th में थेल्स थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ये थ्योरम भी सॉल्व करने के लिए आता है। इस साल 2024 में ये श्योर आने वाला है और आप इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान प्रोसेस है। थेल्स थ्योरम को हम कैसे सिद्ध करेंगे, थेल्स का प्रमेय। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक तीसरी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही है थेल्स का प्रमेय। अब हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल रहा और एक लाइन हमने ड्रॉ की जो किसी एक साइड, चाहे ये साइड हम लें या ये साइड लें या ये साइड, चलिए हम इस साइड को लेते हैं और इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल हमने बनाया ए, बी और सी, और ये पैरेलल लाइन कौन सी है? डी और ई। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the two sides are divided in the same ratio. ये त्रिभुज है ABC। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए और ध्यान से एक बार इसको आप सुनिएगा तो पूरा प्रमेय खुल करके आ जाएगा आपके सामने। एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज की भुजा BC जो है उसके समांतर यानी पैरेलल हमने एक रेखा खींची DE, जो BC के पैरेलल है DE। अब प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो जो दोनों ये भुजाएं हैं और उसको ये दो बिंदुओं पर काट रही है रेखा DE, वह एक AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। यही केवल थेल्स का प्रमेय है। यानी प्रमेय कहता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे BC। ये थेल्स का प्रमेय है। अब हमको इसी को सिद्ध करना है कि कैसे AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बिंदु E से एक रेखा AD पर खींचते हैं जो कि AD पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये 90 अंश का कोण बना रही है रेखा। और फिर बिंदु D से AE पर एक रेखा खींचते हैं जो कि 90 अंश का कोण यहां बना रही है। ये रखना है। फिर हम D से C को मिलाते हैं और B से E को मिलाते हैं। A, E और D एक त्रिभुज है। त्रिभुज A,
डी ई। और दूसरा त्रिभुज हम इधर देखते हैं ए डी ई, ए ई डी। ठीक है, अब हम इसको हल करने से पहले एक छोटी सी चीज हम आपको बताते हैं जो कि इस प्रमेय को हल करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। आप सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये समकोण त्रिभुज का है कर्ण, ये लंब और ये है आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा लंब गुणे आधार बटे 2, यानी क्षेत्रफल होगा आपका ए बी गुणे बी सी बटे 2। अब अगर हमको एक दूसरा त्रिभुज मिलता है, ये तो समकोण त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से हो, जो कि समकोण त्रिभुज ना हो, ये ए बी और सी। अब यहां ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो और इसी समकोण त्रिभुज वाले फार्मूले से निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि ए से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो BC को किसी बिंदु D पर काटती है। अब हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार आपका हो गया BC गुणे लंब बटे 2। तो आधार आपका हो गया BC, लंब हो गया AD। लंब यहां AD हो गया, लेकिन AD इस त्रिभुज के भीतर नहीं बल्कि त्रिभुज के बाहर है। यह रचना हमको अलग से करनी होती है। तो गुणे AD और बटे 2। इन्हीं दोनों फार्मूलों पर हम थेल्स के प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और थेल्स के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इन दोनों फार्मूलों की जानकारी होना आवश्यक है। आप इसे याद कर लें और इसके सहारे हम आगे थेल्स के फार्मूले को सिद्ध करते हैं। अब जो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाला था, उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग हम करेंगे इस थेल्स के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए डी और ई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। त्रिभुज ए डी और ई,
इसमें ये समकोण है, यानी लंबवत लंबाई कितनी है इसकी, एफ ई, और इसका बेस तब क्या हो जाएगा, बेस आपका होगा ए डी। इस त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई हुई ई एफ और बेस हुआ ए डी, यानी कि 1/2 गुणे लंब यानी ई एफ और बेस हुआ ए डी। फिर हम निकालते हैं त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब इसमें जो बी डी ई, तो भुजा BD को थोड़ा सा हमने पीछे बढ़ाया और देखा कि इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी आ रही है, EF, और आधार क्या है, BD। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ना हो तो यहाँ DB और E जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसको हम साइड से थोड़ा सा बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, और इसमें हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं D को F तक, तो 1/2 गुणे आधार क्या है आपका BD गुणे लंब हुआ FE। अब इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 EF गुणे AD अपान 1/2 BD गुणे FE। यहां देखिए EF दोनों में कॉमन है जो कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आपका अनुपात क्या आएगा, AD बटे BD, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, और ये आपका आया अनुपात। ठीक ऐसे ही हम इस त्रिभुज का लेंगे, त्रिभुज CD और E, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE का एक बार हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो त्रिभुज ADE, और इधर से भी अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ADE, यानी दोनों साइड के लिए ये त्रिभुज कॉमन हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज DCE में लंबवत ऊंचाई क्या है, DT, लंबवत ऊंचाई क्या है, DT, और आधार है EC। 1/2 गुणे DT गुणे
EC। अब फिर हम एक बार निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, जो आता है 1/2 EF गुणे AD बटे 1/2 DT गुणे EC। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है, अब हम एक चीज और क्लियर करते हैं कि ADE में हम एक बार भुजा लिए DT और इस बार अगर हम भुजा AE लेते हैं तो ये आपका जो ऊपर वाला सेक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा AE, क्योंकि बेस हो जाएगा आपका आधार AE। तो यहां हम लिखेंगे AE गुणे लंबवत भुजा हो जाएगी DT। यहां भी देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और यहां भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। फिर हम थोड़ा सा अंतर हमने कर दिया है, क्योंकि हमने इस बार इस भुजा को आधार माना है, इसके पहले हमने इस भुजा को आधार माना था। तो ऊपर वाले ADE में ये भुजा आधार थी और इधर ये वाली भुजा आधार थी। तो उसमें से देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया और आपका यहाँ DT से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा AE अपान EC। ये आपका तीसरा समीकरण बनता है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है AD बटे BD और त्रिभुज ADE और DCE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है AE बटे EC। अब यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है कि त्रिभुज BE और D, ED और E, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये एक बार हम इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये जो आपके दो त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ये DE, ये एक ही आधार यहां देख रहे हैं, दोनों में अगर हम इस भुजा को हटा देते हैं ऐसे कुछ इस तरह का फिगर यहां दिखाई दे रहा है, तो DE आधार पर ये दोनों त्रिभुज बने हैं। और ये दोनों भुजाएं जो हैं पैरेलल हैं, ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। इसकी एक भुजा जो है कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज BED का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BED का क्षेत्रफल वो हो जाएगा बराबर CD और E के। त्रिभुज CDE
के क्षेत्रफल की ये बराबर होगा। अब हम समीकरण एक, अब हम इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे। अगर हम त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल को इधर पक्षांतर करके और इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दें तो हम क्या पाते हैं, BED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल गुणे BD अपान AD, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल गुणे BD अपान AD दूसरे समीकरण से। और CDE का क्षेत्रफल हम यहां से इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमको, ADE का क्षेत्रफल गुणे EC ऊपर चला जाएगा और AE नीचे आ जाएगा, EC बटे AE। अब इधर ADE से ADE का क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा BD अपान AD इज इक्वल टू EC बटे AE। BD अपान AD, BD अपान AD इज इक्वल टू EC अपान AE, EC अपान AE। और यही थेल्स के थ्योरम में हमको यहाँ सिद्ध करना था कि अगर यह भुजा इसके समानांतर हो तो ये दोनों जो अनुपात हैं यानी AD बटे DB, AD बटे DB वह EC बटे AE के बराबर होगा। और यहाँ हम थेल्स के प्रमेय में इसको सिद्ध किए। आपको यह तरीका कैसा लगा प्रमेय को सिद्ध करने का? जो भी आपको डाउट हो इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आगे आपको क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में दे सकें। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।